Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. The department is BS English. Semester is the 6th. Subject is Stylistics. Today our topic is sound devices used in poetry. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पोइट्री को और उसके जो साउंड डिवाइसेस थे उनको, कि हम स्टाइलिस्टिक्स में किस तरह से ऐसे डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं या ऐसी टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं जिनका लिंक पोइट्री में होता है। तो उन्हीं चीज़ों को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिदम को, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी के लेक्चर्स में भी बहुत सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी, तो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे रिदम को, ठीक है। अब रिदम जो है वो क्या होती है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि रिदम हम जब कोई भी एक राइमिंग स्कीम बना रहे होते हैं या पोइट्री में जब हम बात करते हैं कि अब ये पोइट्री डिवाइसेस हैं, तो ज़ाहिरी बात है हम इसमें भी पोइट्री की ही एसेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। पोइट्री में जब हम देखें कि हमारे पास राइम्स आ रही हैं, मेटाफर आ रहा है, सिमिलीज आ रही हैं, तो उसमें एक अहम किरदार होता है रिदम का। रिदम क्या है? द रेगुलर और प्रोग्रेसिव पैटर्न ऑफ रिकरेंट एक्सेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिदम कहा जाता है किसी भी तर्ज को, लय को या सुर को, ठीक है, एक एक्सेंट, एक लहजा कि किस तरह से आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो। इन द फ्लो ऑफ पोइम एज डिटरमाइंड बाय द एरियाज एंड दीज ऑफ द मटीरियल फीट, यानी उसमें देखा जाता है एक्सेंट को, उसके फ्लो को, जो आप पोइम आप डिटरमाइन कर रहे हैं, उनके एरियाज़ को, यानी उनकी राइमिंग स्कीम कहाँ पे है, और उनकी मेट्रिकल फीट को। फॉर एग्जांपल द राइज एंड फॉल ऑफ स्ट्रेस। रिदम क्या होता है? राइज एंड फॉल ऑफ स्ट्रेस। इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि कहाँ पर आपने कौन से वर्ड्स को या कौन सी लाइन को बहुत लाउडली बोलना है और उस अपने पिच को बहुत हाई रखना है, और कहाँ पर आपने उसको बिल्कुल गिरा देना है, यानी अपनी आवाज़ को बिल्कुल नीचे ले जाना है। अप्स एंड डाउन्स इन द वॉइस या राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द वॉइस, ठीक है, ऑफ अ साउंड और ऑफ अ स्पीच। द मेजर ऑफ रिदमिक क्वांटिटी इज द मीटर। अब जो हमारे पास रिदमिक है ना, वो क्वांटिटी जिससे हमने देखना होता है वो है मीटर। साइड लाइट्स इसके देख लेते हैं। द रिदमिक पैटर्न इन विच द स्ट्रेस फॉल्स ऑन फाइनल सिलेबिक। अब देखें रिदम का हमें कैसे पता चलता है कि ये रिदम कौन सा है, यानी ये फॉल वाला है या ये राइज वाला है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जब आप स्ट्रेस हो रहा है, फॉल्स यानी स्ट्रेस जो है वो फॉल्स पे है, फॉल यानी नीचे की तरफ, इन द फाइनल यानी लास्ट, फाइनल सिलेबल यानी लास्ट पर जो है वो स्ट्रेस आ रहा है, ऑफ ईच फुट, हर लाइन में, एज इन द आयम्बिक और एनापेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, आयम्ब एग्जांपल है और एनापेस्ट। आयम्ब पे तो नहीं आ रहा, एम बी वाले पे आ रहा है स्ट्रेस आपका, यानी लास्ट पे आ रहा है आयम्ब और एनापेस्ट। अब ये पेस्ट जो है ये आपका स्ट्रेसफुल है, तो इस लिहाज से रिदम जो है ये कौन सा है? फाइनल, या फिर इसको कहते हैं राइजिंग और असेंडिंग रिदम, ठीक है, यानी राइजिंग ऊपर से असेंडिंग की तरफ आ रहा है ये। अब अगर हम बात करें a rhythmic pattern with the stress occurring on the first syllable of each foot, यानी हर वर्ड, हर सेंटेंस में आप देखें कि
एक सेंटेंस के अंदर जो ईच फुट है, यानी जो एक लाइन दी गई है, उसमें फर्स्ट सिलेबल जो है वो उन पे आ रहा है स्ट्रेस। एज एग्जाम्पल आगे, डेक्टल और ट्रॉकी। डेक इस पे आ रहा है और यहाँ ट्रॉ पे आ रहा है, ये इसके फर्स्ट सिलेबल पे आ रहा है स्ट्रेस। तो इज फॉलिंग और डिसेंडिंग रिदम, इसको हम क्या कहेंगे, फॉलिंग एंड डिसेंडिंग रिदम। अब देखें इसको, साइडलेट्स इसके और भी हैं। फ्रॉम एन ईजी लिल्ट टू द रफ cadence of a primitive cant rhythm is the organization of sound patterns the poet has created for playable reading. अब हम देख लेते हैं रिपीटेशन को, क्या रिपीटेशन क्या होती है जी। तो रिपीटेशन को देखने के लिए, रिपीटेशन यानी किसी भी चीज़ का रिपीट होना, ये तो हमें पता चल गया है ना यहाँ पे कि कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर रिपीट होगी तो उसको हम कहेंगे कि वो रिपीटेशन है, ठीक है। रिपीटेशन इज़ जस्ट द सिंपल रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड विद इन अ सेंटेंस और अ पोइटिकल लाइन। यानी इसमें वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर ना रिपीटेशन जो है वो एक सिंपल रिपीटेशन है जिसमें एक वर्ड ही बार बार रिपीट होगा एक ही सेंटेंस में और अ पोइटिकल लाइन, यानी उसी पोइट्री की लाइन में, विद नो पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स ऑफ द वर्ड्स। दिस इज सच अ कॉमन लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ ऑलमोस्ट नेवर इवन नोटेड एज अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। जिसको हम, यानी ये भी एक डिवाइस है या एक जो है वो साउंड डिवाइस है जिसको हम पोइट्री में यूज़ कर रहे होते हैं, और ये भी एक कॉमन डिवाइस ही है, कॉमन लिटरेरी डिवाइस ही है जो कि हमेशा ही तकरीबन यूज़ हुआ होता है। आप इसको तकरीबन सारी ही पोइट्रीज़ में देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। अच्छा, इसकी 9 काइंड्स हैं, हम इन 9 काइंड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं। फर्स्ट काइंड है इसकी एपिज़ोइक्स। एपिज़ोइक्स में क्या होता है, एपिज़ोइक्स भी बोलते हैं और पैलिलॉजिया भी बोलते हैं इसको, सॉरी, पैलिलॉजिया एंड एपिज़ोइक्स। अच्छा, इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ सिंगल वर्ड। अब ये क्या है, पैलिलॉजिया बोलते हैं कि रिपीटेशन ऑफ अ सिंगल वर्ड विद इन नो अदर वर्ड इन बिटवीन, ठीक है। यानी ऐसे वर्ड्स जो कि रिपीट हो रहे हैं लेकिन उनके मिड में कोई और वर्ड आ ही नहीं रहा, वही एक वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, वही रिपीट हो रहा है सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। दिस इज़ फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। ये फॉर्म ज़्यादातर यूज़ की जाती है ग्रीक वर्ड्स में। फेस्टेनिंग टुगेदर के एक ही वर्ड को, यानी जॉइन द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, ये हैमलेट के अंदर आ रहा है, इसी तरह से ये लाइन है, आपको ये वहाँ पर भी जो है वो इजीली मिल जाएगी। आई होप आपने इसका मतलब समझ लिया होगा अच्छे से कि पैलिलॉजिया जो है वो क्या है, वो रिपीटेशन की ही काइंड है। और रिपीटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो। अब यहाँ पे क्या है कि वो सिंगल वर्ड जो कि खुद ही रिपीट हो रहा है और उसके अंदर कोई और वर्ड आ ही नहीं रहा, यानी सेम वर्ड सेम टाइमिंग में ही रिपीट हो रहा है, जैसे वर्ड वर्ड्स वर्ड्स, इस तरह से। ये हैमलेट लाइन है हैमलेट की, जो कि वर्ड्स वर्ड का प्ले था। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंडुप्लिकेशियो की, ठीक है। कंडुप्लिकेशियो इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन वेरियस प्लेसेस थ्रू आउट अ पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ में इनको बहुत डिफरेंट जगहों पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, and the word said disarms, disclose or face serious consequence, and therefore we worked with the world, we worked to make sure that Saddam Husseini heard the message of the world। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड जो है ना वो हुए हैं यूज़, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अभी, वर्ल्ड
वर्ल्ड, वर्कड, वर्कड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये इश्यूज़ हुए हैं इस तरह से। अब थर्ड वाली अगर हम टाइप देखें तो वो है एनडिप्लोशिया, या फिर इसको एनडिप्लोसिस भी कहते हैं, एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस में क्या होता है, इज़ द रिपीटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ अ प्रीसीडिंग क्लॉज, यानी लास्ट वर्ड जो है वो होता है इसमें आगे की तरफ। द वर्ड इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ a sentence then and used again in the beginning of the next sentence। यानी जो सेंटेंस के अंदर लास्ट वाला वर्ड एंड हो रहा है वही वर्ड नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी एक लाइन के अंदर जो सेंटेंस ख़त्म हो रहा है अगली लाइन में वही वाला वर्ड जो है वो स्टार्ट होगा। दिस इट सीम टू हिम वॉज द एंड ऑफ अ वर्ड एज ही हैड नॉन इट, इस तरह से। ठीक है, यानी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आगे है एनाफोरा। एनाफोरा कौन सी रिपीटेशन है, इज द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्लॉज, जो कि हर क्लॉज के स्टार्ट में आती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है लेकिन ये देख लें, कम्स फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज, ये भी ज़्यादातर ग्रीक फ्रेज में ही यूज़ होती है, कैरिंग अप और बैक, जिसको स्टार्टिंग में और बैक में यूज़ किया जाता है उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर फ्रेज के स्टार्टिंग में आएगी। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, वी शैल फाइट ऑन द ब्रिजेस, बीचेस। वी शैल फाइट, यानी वी शैल फाइट आपको नज़र आ रहा है हर फ्रेज के स्टार्ट में, हर ये वी शैल फाइट। ठीक है, इस तरह से, यानी वी शैल फाइट, वी शैल फाइट, वी शैल एंड वी शैल फाइट, ये वाले वर्ड्स। ठीक है, ये हर क्लॉजेस के स्टार्टिंग में आएंगे ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस। अब ये फ्रेज़ है ना, ये वर्ड्स तो नहीं है, ये वर्ड एक होगा। हम यहाँ कह सकते हैं कि फ्रेज़ वी शैल फाइट। ठीक है, तो फ्रेजेस या वर्ड्स जो कि हर लाइन के स्टार्ट में आए एक पैराग्राफ में, तो वो क्या होगा, एनाफोरा। अब हम बात करते हैं एपिस्ट्रॉफी की। एपिस्ट्रॉफी यानी इसको एपिस्ट्रॉफ्स भी कहा जाता है और एपिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। एपिस्ट्रॉफ इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द एंड ऑफ एवरी क्लॉज। अच्छा, एनाफोरा हर क्लॉज के स्टार्ट में आती है और एपिस्ट्रॉफ हर क्लॉज के लास्ट में आएगा। जैसे व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस आर टिनी कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस, अस एंड अस, इस तरह से। साथ साथ उन्होंने रेफरेंस भी दिए हुए हैं कि आपको ये लाइंस मिल जाएंगी, ये खुद से लिखी हुई नहीं है बल्कि ये किसी भी प्ले, नॉवल या किसी भी राइटर की हैं जो कि आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, राल्फ वाल्डो एमर्सन। ठीक है, अब आपको एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफी का जो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, इसका भी एक कंसेप्ट कि ये बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। एनाफोरा अगर हर क्लॉज के जो है वो स्टार्ट में आ रहा है, हर क्लॉज के स्टार्ट में ये मतलब रिपीटेशन हो रही है, तो एपिस्ट्रॉफ में क्या हो रहा है कि हर क्लॉज के एंड में वही वाला वर्ड आ रहा है, सेम वर्ड, रिपीटेशन जो हो रही है वो एंड में हो रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी 6th टाइप। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी 9 टाइप्स हैं, अभी हम 6th पे आ गए हैं, वो है मेसोडिप्लोसिस। अच्छा, मेसोडिप्लोसिस में क्या होता है, मेसोडिप्लोसिस इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द मिडल ऑफ एवरी क्लॉज। ठीक है, एनाफोरा स्टार्टिंग में आ रही है और यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ्स जो थी वो एंड पे आ रही है और मेसोडिप्लोसिस जो है वो मिडल में आ रही है। वी आर ट्रबल ऑन एवरी साइड। ठीक है, वी आर ट्रबल ऑन एवरी साइड येट नॉट डिस्ट्रेस्ड। वी आर
वी आर परप्लेक्स्ड बट नॉट इन डिस्पेयर, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। प्रेस्क्यूटेड बट नॉट फॉरसेकन, कॉस्ट डाउन बट नॉट डिस्ट्रॉयड। अब कौन सी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हर जगह आ रहा है? नॉट, ठीक है। हम नोट को यहाँ पर देख रहे हैं कैसे। अब यहाँ पर आ रहा है येट नॉट, यहाँ पर आ रहा है बट नॉट, यहाँ पर भी बट नॉट एंड यहाँ पर भी बट नॉट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है कि मेसोडिप्लॉसिस में मिडल में रिपीटेशन हो रही होती है हर क्लॉज के। तो ये ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, येट नॉट, बट नॉट एंड बट नॉट। सेवंथ वाली टाइप देख लेते हैं, वो है डायफोरा। डायफोरा में हम देखते हैं कि वो क्या है। डायफोरा इज द रिपीटेशन of a name first of signify the person or persons it describes then to signify its meaning, ठीक है। यानी कोई भी नेम हो सकता है पर्सन का या वो पर्सन खुद हो सकता है और उसी को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, उसी को सिग्निफाई किया जा रहा होता है उसके मीनिंग के साथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है फॉर योर गॉड, फॉर योर गॉड्स आर नॉट गॉड्स बट मैन मेड आइडल्स, ठीक है, इस तरह से। पैशंस ऑफ एस सर्जियस एंड बैचस, ये इनकी लाइंस हैं अब, ठीक है। यानी कि डायफोरा में क्या होता है कि कोई भी नेम ऑफ अ पर्सन, रिपीटेशन होती है उस नेम की जो कि सिग्निफाई पर्सन है या फिर पर्सन्स हैं। जैसे यहाँ पे गॉड है, नहीं गॉड्स लिखा हुआ है, ऐसे है तो ये पर्सन्स में आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ गॉड होता तो ये पर्सन में आता एक में। अब यही चीज़ों को बार बार वो डिस्क्राइब करते जाएंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में एक ही पैराग्राफ के, तो वो होगा आपके पास डायफोरा। 8 पे है हमारे पास एपनालिप्सिस, ठीक है। एपनालिप्सिस में देख लेते हैं कि क्या होता है। एपनालिप्सिस में इज़ द रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल वर्ड और वर्ड्स, इनिशियल यानी बिल्कुल स्टार्टिंग, बिगनिंग, इनिशियल वर्ड और वर्ड्स ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस एट द एंड। जो स्टार्ट में हुआ होगा वर्ड वही लास्ट में एंड होगा, ठीक है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, द किंग, द किंग, ठीक है, इस तरह से। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। समझ आ रही है आप लोगों को कि एपनालिप्सिस में क्या होता है कि एक ऐसी रिपीटेशन है जो कि इनिशियल वर्ड और एंड वर्ड सेम ही होता है उनका। आगे देख लेते हैं हम अपनी लास्ट 9th वाली टाइप को, डायकॉप। डायकॉप में क्या है? डायकॉप कहते हैं इज़ अ रिहर्टिकल टर्म मीनिंग अन interrupted repetition of a word or repetition with only one or two words between each repeated phrase। अब इसमें ये होता है कि हर रिपीटेड फ्रेज में वो नाम बस, यानी कोई भी ऐसा अगर नेम है रिपीटेशन का तो उसको जस्ट जो है वो वर्ड्स के दरमियान में यूज़ किया जाता है रिपीट फ्रेज में, यानी फ्रेज बार बार रिपीट होती है और उसके अंदर 1 और 2 वर्ड जो हैं रिपीटेशन के होते हैं, ठीक है। आपने आई होप इन सब डेफिनेशंस को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा जो कि हमने पढ़ी हैं बहुत डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स। आपने इन सब को देखा, इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से लर्न किया करें और देखा करें, इनके कंसेप्ट क्लियर किया करें। अगर आपको कोई इशू आता है तो ख़ुद से भी सर्च किया करें और डिस्कस भी किया करें। जब आप ख़ुद से एक चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, आप उसमें ऐड कर रहे होते हैं या तो आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी गेन होती है। आज का ये टॉपिक जो हमारा था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया था, डिवाइसेस ऑफ द यूज्ड इन साउंड डिवाइसेस यूज्ड इन अ पोइट्री, तो वो आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल इसमें कंप्लीट हो गया।
स्टाइलिस्टिक का ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो स्टाइलिस्टिक में डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।